हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास से। तो वहाँ पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गांधीयन एरा। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है गांधीयन एरा। तो यहाँ पे करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, काफी आपके बेसिक क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस सीरीज को। तो ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पे बेस्ड है भारत की। तो यहाँ पे आपके पास पहला प्रश्न है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था, यानी गांधी जी ने जो चंपारण जो सत्याग्रह था उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वो मूवमेंट आपका क्यों चलाया जा रहा था, उसका मेन कारण क्या था। तो पहला ऑप्शन है हरिजन अधिकारों की सुरक्षा, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है हिंदू समाज की एकता एंड चौथा है आपका इंडिगो श्रमिकों की समस्या। तो आप सभी जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से आपका इंडिया आए थे। तो यहाँ पे गांधी जी आपका हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे उसके बाद। तो यहाँ पे इस डे को आपका वर्तमान में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया आए थे इस कारण से। तो आप सभी को पता होगा कि जब गांधी जी भारत आते हैं तो वहां पे सबसे पहला अगर मूवमेंट बोले जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था क्षेत्रीय लेवल पे, तो वो था आपका चंपारण सत्याग्रह जो कि आपका 1917 में हुआ था। ये क्यों हुआ था, ऐसा क्या कारण था कि गांधी जी को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो आपका श्रमिकों को बाध्य कर रही थी कि आप अपने खेत में क्या कीजिए, नील की खेती कीजिए, इंडिगो का उत्पादन कीजिए। और यहाँ पे जो किसान लोग थे, जो फार्मर थे, वो आपका मना कर रहे थे कि हम अपने खेत में आपका नील की खेती नहीं करेंगे, क्योंकि उससे जो भूमि होती है उसका उपजाऊ जो क्षमता होती है, उसकी जो उर्वर क्षमता होती है वो आपका कम हो जाती है। मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो आपके खत्म हो जाते हैं। तो इस कारण से लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो देख लेते हैं इसका डिटेल्ड आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर है, यह 1917 में यूरोपीय बगान मालिकों द्वारा थोपी गई 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ था। इसके अलावा यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली आपकी चलती थी। आपको क्या करना पड़ता था, 3/20 जो भाग होता है उसको टैक्स के रूप में ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। और यहाँ पे आपका जो मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी वो बोल रहे थे आप अपने खेत पे नील का उत्पादन कीजिए। तो ये पहला मूवमेंट था क्षेत्रीय लेवल पे जिसमें गांधी जी ने आपका पार्टिसिपेट किया, और ये आपका बिहार यानी चंपारण में हुआ था। और वहां पे किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो गांधी जी को लेने आपका दिल्ली आते हैं, तो मतलब गुजरात जाते हैं। उसके बाद गांधी जी वहां से चंपारण के लिए प्रस्थान करते हैं। और यहाँ पे पहली बार ही गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी आपका मिलते हैं। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट था। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा मूवमेंट था जो कि ऑल इंडिया लेवल पे, पूरे भारत के लेवल पे था, जिसमें गांधी जी ने आपका पहली बार पार्टिसिपेट किया था, तो वो था आपका रॉलेट सत्याग्रह जो कि 1919 में आया था, जिसमें कि डाउट के आधार पे, शक के आधार पे आपको गिरफ्तार किया जाता है और बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी उसको कहा गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। तो हरिजन अधिकार ये आपका नहीं था, ये आपका काफी बाद में आया चंपारण के बाद। आपको पता होगा कि गांधी जी ने हरिजन नाम से एक पत्रिका भी लिखी थी 1933 में। फिर गांधी जी ने जो दलित मतलब जो लोअर क्लास होती है, जो आपके समाज के पिछड़े वर्ग होते हैं और जिनका काफी शोषण हुआ था, गांधी जी ने उनको हरिजन शब्द दिया, यानी हरिजन मतलब भगवान के बच्चे। तो वो डॉक्टर अंबेडकर ने उनका काफी विरोध किया था इस शब्द को लेके। तो उन्होंने बोला था जिसको भी हम भगवान मानते हैं उसका हम शोषण करते हैं। दूसरा है हिंदू एकता। तो हिंदू एकता के काफी समर्थक थे गांधी जी। तो ये आपका चंपारण में आपका नहीं हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन आप सभी जानते हैं कि 1930 में हुआ था, नमक सत्याग्रह के साथ आपका शुरू हुआ था। दूसरा प्रश्न है आपका, ये इस साल यूजीसी नेट में आपका आया था। तो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के रूप में चुने जाने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे, यानी 1925 में जब केंद्रीय विधानसभा
का सत्र चल रहा था, तो उस समय एक स्पीकर की जरूरत पड़ी थी। तो ये आजादी से पहले की बात है। तो यहाँ पे स्पीकर कौन था, तो बात करते हैं मोतीलाल नेहरू या विठल भाई पटेल या वल्लभ भाई पटेल या सीआर दास। तो यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो थे आपके विठल भाई पटेल, जो कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के छोटे भाई थे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, आप सभी जानते हैं, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उनका भारतीय रियासतों के एकीकरण में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो विठल भाई पटेल जी ने आपके, जो कि स्वराज पार्टी के नेता थे, 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष आपका बने थे। सीआर दास, आप सभी जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया जाता है, उसके बाद तो तब क्या होता है, आपका स्वराज पार्टी बनती है और असहयोग आंदोलन से बहुत सारे जो नेता है उसको वापस लिए जाने के कारण आपका गुस्सा हो जाते हैं। तो तब वो आपके एक स्वतंत्र पार्टी, आपकी पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी 1923-24 में, जिसमें कि चित्तरंजन दास हो गए, आपके सी राजगोपालाचारी हो गया, ये सभी आपके होते हैं। ओके, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विठल भाई पटेल। फिर आता है तीसरा प्रश्न कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई इसमें से कौन सी मैगजीन है, अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशलिस्ट या जमींदार। तो ऐसी कौन सी मैगजीन थी जो कि आपके अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी, वो थी ऑप्शन नंबर ए। तो 1912 में मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा एक उर्दू साप्ताहिक, जिसे कि ब्रिटिश राज की आलोचना की थी, उसका नाम था अल हिलाल। ओके, दूसरा आता है आपका द इंडियन सोशलिस्ट। तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित एक राष्ट्रीय पत्रिका थी। एंड तीसरा जो कि कॉमरेड है, वो आपका अंग्रेजी भाषा का एक अखबार था, जो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा निकाला गया था। फिर आता है जमींदार। तो ये एक उर्दू समाचार पत्र था। तो अबुल कलाम आजाद का समाचार पत्रिका का नाम था आपका क्या, अल हिलाल। और फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, और जिनको कि सीमांत गांधी भी आपका कहा गया है, तो अब्दुल गफ्फार खान, इसके अलावा महात्मा गांधी, शौकत अली, मोहम्मद अली। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो कि पहले मतलब दो ब्रिटिश लोग थे, जिनको जो बाहर के थे आपका फॉरेन के, उनको भारत रत्न दिया गया था। एक थे आपके अब्दुल गफ्फार खान, जो कि उत्तर पश्चिम सीमोत्तर के नेता थे, जिनको कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा लाल कुर्ती नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया था, और ये पश्तून नेता थे, खुदाई खिदमतगार रेड शर्ट के संस्थापक, गांधी जी के आदर्शों के प्रबल समर्थक थे। इसके अलावा दूसरे थे आपके नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से थे, और उनका रंगभेद की नीति को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। महात्मा गांधी, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी को किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, आपका 1944 के अराउंड। फिर आता है शौकत अली। तो ये आपका खिलाफत आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, जहाँ पे तुर्की के खलीफा को और इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा आपका घोषित किया गया था, और वहां पे काफी मूवमेंट चल रहा था, तो उसमें महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। 1919 में वो हुआ था। और वहां पे आपका क्या होता है खिलाफत आंदोलन में, कि इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। फिर आता है मोहम्मद अली जिन्ना, आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता भी इनको कहा जाता है, और मुस्लिम लीग के एक नेता थे, जो कि 1906 में आपका मुस्लिम लीग बनी थी। उसके बाद आता है आपका कि इनमें से कौन सा जो आंदोलन है वो डायरेक्टली गांधी जी से रिलेट नहीं है। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है स्वदेशी आंदोलन, तीसरा है असहयोग आंदोलन, एंड चौथा है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो डायरेक्टली गांधी जी ने मतलब नहीं चलाया था, उसमें बहुत सारे लोगों का आपका योगदान रहा था, तो वो था आपका स्वदेशी आंदोलन। तो भारत छोड़ो में गांधी जी ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था, और लोगों से बोला कि मतलब पूरी जनता वहां पे करो या मरो, या तो हम आजादी के लिए संघर्ष करेंगे या संघर्ष करते करते आपके मर जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने ये नारा दिया था। ये उन गांधी जी के द्वारा लास्ट मूवमेंट था, जो कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आपका किया गया था, और इसमें मतलब हिंसा अहिंसा दोनों का आपका प्रयोग किया गया था।
दूसरा आता है आपका स्वदेशी आंदोलन। तो ये आपका 1905 में हुआ था। तो यहाँ पे बंगाल विरोध के विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था और गांधी जी इस समय आपका साउथ अफ्रीका में थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। क्यों? क्योंकि बंगाल सारे राष्ट्रीय आंदोलन का आपका गढ़ था। वहीं से आपके बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर है, जो राष्ट्रवादी नेता थे, वहीं से उनका उदय होता है और बंगाल मतलब एक केंद्र था। वहीं से पूरे देश के लिए मतलब एक मतलब बहुत इंकरेज मतलब बहुत सारे लोगों को वहाँ के लोगों ने इनकरेज किया। जैसे हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, ये भी बंगाल से थे। श्री अरबिंदो बंगाल से थे। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल से थे। राजा राम मोहन राय बंगाल से थे। जगदीश चंद्र बोस बंगाल से थे। तो बहुत सारे लोग आपके बंगाल से थे। तो यहाँ पे बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ था। तो ब्रिटिश सरकार की जो फूट डालो और राज करो की नीति थी, उसके तहत उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया। इन्होंने बोला कि अगर हम इन दोनों की एकता को नहीं तोड़ेंगे और तब तक हमारे लिए यहाँ पे काफी संकट हो सकता है, तो हम इसमें फूट डालते हैं और राज करते हैं। उसके बाद बंगाल विभाजन आपका मतलब बंगाल को छोटे छोटे पार्ट में आपका डिवाइड किया जाता है। वहां पे जैसे उड़ीसा, बिहार, तो बहुत झारखंड, इस तरह से बहुत बड़ा हुआ करता था बंगाल। उसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन आपका रद्द हो जाता है और यहाँ पे दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और जॉर्ज पंचम और जो मैरी थी वो आपकी भारत आती है। उसके अलावा यहाँ पे जो बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है और जो वायसराय थे वो आपके कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, जिसपे कि रास बिहारी घोष ने आपका बम फेंका था। तो उसके बाद बंगाल जो है राजधानी आपकी बंगाल कलकत्ता से शिफ्ट करके आपकी दिल्ली लाई जाती है। तो यहाँ पे आप बंगाल विभाजन आपका रद्द हो जाता है। तो अब आपका दिल्ली में राजधानी शिफ्ट की जाती है। उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन आप सभी जानते हैं कि 1 साल में आजादी लेना इसका मूल मंत्र था और बोला था कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और ये काफी बड़ा जन आंदोलन था। यहाँ पे आपका अहिंसा पे आपका आधारित था, लेकिन हिंसा हो जाती है चोरी चोरा कांड में। 12 फरवरी 1922 में गोरखपुर में बहुत सारे जो पुलिसकर्मी होते हैं उनको जिंदा जलाया जाता है। इस कारण से गांधी जी कहते हैं कि अब हिंसा हो गई, हम इसको वापस ले लेते हैं। तो काफी रफ्तार से आपका चल रहा था और 1 साल में आजादी का सपना पूरा करना था, लेकिन बहुत सारे लोग आपका इससे नाराज हो जाते हैं जब इसको वापस लिया जाता है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये आपका 1930 में हुआ था, जब नमक सत्याग्रह के बाद 1930 में गांधी जी के द्वारा आपका शुरू किया गया था। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब मूव करते हैं आगे। तो सुभाष चंद्र बोस से पहले आईएनए यानी आजाद हिंद फौज के कमांडर एंड चीफ कौन थे? तो आजाद हिंद फौज आप सभी जानते हैं कि भारत से बाहर बनी थी और इसको मतलब भारत की पहली सरकार के नाम से भी आपका जाना जाता है, जो कि आपका आजादी से पहले आपकी थी। तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उनका जन्म को आपका वर्तमान समय में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी को। तो यहाँ पे आईएनए के कमांडर एंड चीफ कौन थे? तो वो थे कैप्टन मोहन सिंह। तो आपने इनका नाम सुना होगा। रास बिहारी घोष का नाम भी आपने सुना होगा आजाद हिंद फौज के साथ। तो जो आपके कैप्टन मोहन सिंह थे ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी, जिन्होंने जापानी सहायता से पहली आईएनए की स्थापना की और कमान संभाली थी। तो 1944 के अराउंड आईएनए आजाद हिंद सरकार की स्थापना होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बिपिन चंद्र पॉल आप सभी जानते हैं, यहाँ पे जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी था जो कि एस्टिमिस्ट ग्रुप था। आपको पता होगा कि 1885 में कांग्रेस बनती है। उसके बाद 1907 में सूरत विभाजन होता है और कांग्रेस में डिस्प्यूट के कारण, अध्यक्षता के कारण वहां पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट जो कि नरमवादी था और दूसरा पार्ट जो कि आपका क्या था? गरमवादी दल था, जिसको कि क्रांतिकारी भी आप कहते हैं। नरमवादी जिनका मानना था कि हम प्रेयर, पेटिशन और ऐसे करके मांग के आपका आजादी लेंगे, लेकिन जो क्रांतिकारी थे इन्होंने बोला कि आजादी हमारा हक है
और हम अपना हक आपका लेके रहेंगे। भारत माता हमारी माँ है और हम अपनी माँ को वापस लेके रहेंगे। अगर आप प्यार से नहीं देते तो हम क्या करेंगे, आपसे छीन के लेंगे। तो हम आपका हक आपका लेते रहेंगे, इसके लिए चाहे हमें क्रांति ही क्यों ना करनी पड़े। तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, इसके अलावा आपके श्री औरोबिंदो, ये सब आपके इसमें शामिल थे। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। लाला लाजपत राय, जिनको कि पंजाब केसरी के नाम से आपका जाना जाता है, और साइमन कमीशन के दौरान इनकी हत्या की गई थी लाठीचार्ज के कारण। और इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनको राष्ट्रगुरु कहा जाता है, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक ये रहे। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं आपका 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट है? तो यहाँ पे दोनों आपके सही है। तो आप सभी जानते हैं कि आपका नवंबर 1927 में साइमन कमीशन आपका नियुक्ति की जाती है। उसके बाद आपका क्या होता है, फरवरी 1928 के राउंड ये भारत आता है, और यहाँ पे संवैधानिक सुधारों के लिए भारत आता है। और हर 20 साल में आपको 10 साल में संवैधानिक सुधार करने की मांग की जाती है, लेकिन ये अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इंडिया आ जाता है 1928 में ही। तो भारतीय बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सारे जो मेंबर्स थे वो आपके अंग्रेज थे और एक भी भारतीय इसमें नहीं था, और साइमन की अध्यक्षता में ये आया था। तो भारत के जो लोग होते हैं बहुत विरोध करते हैं इसका, और इसको बोलते हैं साइमन गो बैक के नारा दिया जाता है वहां पे। तो वहां पे बहुत सारे लोग विरोध करते हैं लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, तो उन पे लाठीचार्ज की जाती है, और जिस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1927 में गठित हुआ, कोई भी भारतीय इसमें नहीं था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर के विरोध का नेतृत्व किया था, लाहौर में विरोध का नेतृत्व, जहां लाठीचार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनका बदला लिया था आपका भगत सिंह, और आपको पता होगा बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने वो किया था कि सैंडर्स की हत्या कर दी थी उसके बाद। तो ये आपका इम्पोर्टेंट था। फिर मूव करते हैं आगे। तो वेवेल प्लान के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होनी थी। वेवेल ने सोचा था कि इस व्यवस्था ने भारतीय विभाजन को टाला होगा। तो यहाँ पे 1945 में क्या होता है, वेवेल प्लान आपका आता है, और यहाँ पे आपके एक सही है केवल, फर्स्ट वाला। और 1945 में शिमला सम्मेलन में समान प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव था, लेकिन इसका उद्देश्य युद्ध के लिए अंतरिम सरकार बनाना था, न कि विशेष रूप से विभाजन को रोकना। तो युद्ध के बाद आपकी एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, इसका उद्देश्य आपका यही था वेवेल प्लान का। तो ये हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या उसमें आपका बराबर होनी चाहिए, जो आपकी अंतरिम सरकार होगी। उसके बाद आपका इसके बाद के अभी करते हैं अगली वीडियो में।